वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम साथियों, वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे लोगों के साथ हम जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहे तो मुर्दे भी जानते हैं। सच जिंदे लोगों की बात ही हम जिंदे लोगों से करते हैं। तो जिंदा का मतलब होता है जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ अच्छा किया हो, जिन्होंने मतलब दुनिया को जगाने का काम किया हो, तो वही जिंदे बने। तो उनका शरीर भले मर गए हों, लेकिन उनकी बातें अगर संसार के अंदर चल रही है तो समझ लेना वो जिंदे हमारे दिमाग में। तो आज अगर आप बात करें लोक राजा राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती है आज, तो हम पूरे विश्व के लोगों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो इस विषय पर विचार चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट संतोष साहू जी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जागृति परिषद हैं, तो वो जुड़े हमारे साथ में। इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी धन्यवाद। जी बताएं कि जो आज छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं स्टार्टिंग में जयंती के अवसर पर कुछ। जी आज 26 जून 2023 के मौके पे मैं लोक राजा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर भारत और भारत के बाहर विश्व के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर। जी जैसे मतलब अब अगर इनसे जुड़े हुए सवालों की बात करते हैं, तो मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को सामने नहीं आए हैं। उन्होंने एक आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण, हमने सुना कि आरक्षण इन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया था। तो इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जी आरक्षण को जमीन पे उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं। और साहू जी महाराज का जन्म आज ही के दिन 26 जून 1874 को हुआ था। और ये इनका जीवन आयु लाभ इन्हें 48 वर्ष रहा है। राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के पारिवारिक कुछ जानकारियां हैं, उसे भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि महाराज के माता जी का नाम राधाबाई था और वो मुधोल राजकन्या थी, राजकुमारी थी। और पिताजी जय सिंह राव उर्फ आबा साहब घाटगे जी थे और वो कागल निवासी थे। उनके दत्तक पिताजी जो रहे वो शिवाजी चतुर्थ रहे और दत्तक माता जी आनंदी बाई जी रहे। और महाराज का ऐसा बालकाल रहा कि 20 मार्च 1877 को महाराज की माता जी का देहांत हो गया और वो मात्र जो वात्सल है उससे वंचित हुए। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का असली जो नाम था वो यशवंत था। और उनका जो विवाह है वो 17 वर्ष की आयु में हुई। 1 अप्रैल 1891 को बड़ौदा के गुणाजी राव खानविलकर की सुकन्या लक्ष्मी बाई से महाराज का विवाह हुआ। और उनका जो दत्तक समारोह है वो 17 मार्च 1884 को 10 वर्ष की उम्र में हुआ। और वहीं पे महाराज को नाम मिला छत्रपति साहू जी महाराज, नाम उनको ये मिला। और उनका राज्याभिषेक जो है, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का राज्याभिषेक 2 अप्रैल 1894 को 20 वर्ष की उम्र में हुई थी। और वो उनका ये पारिवारिक जो जानकारी है वो लोगों को होना चाहिए। उस समय भारत में 565 देशी रियासत में एक कोल्हापुर रियासत रहा है। जी तो मैं आरक्षण की बात रखी थी कि आरक्षण उन्होंने कब लागू किया और कैसे, मतलब उन्होंने इनका आरक्षण दे करके बहुजन समाज को, या ये जो मानवता का जो समाज है जो मतलब गरीबी में पिस रहे थे, उनको किस तरह का आरक्षण देकर उन्होंने उनको खड़ा किया? जी
जी, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज 1902 को अपने जन्मदिन के दिन ही घोषित किए कि कर्पूर रियासत अर्थात कोल्हापुर रियासत में प्रभाव से 50% ब्राह्मणेतर जो अब्राह्मण हैं उन लोगों को राजकाज में कार्य के लिए प्रतिनिधित्व दी जाएगी। इस साहू जी महाराज अपने राज्य में पहले वो राजा हैं जो प्रतिनिधित्व को स्वीकार किए और शूद्र अति शूद्रों को वो प्रतिनिधित्व दिए। जी, आरक्षण के वो धरातल पे जन्मदाता है। जी जी, बहुत सारी कहानियां इनके बारे में सुनी जाती है कि शूद्र के बारे में कहते हुए जिनको अछूत माना जाता है उनको ऊपर उठाने के लिए कोई ऐसा कारनामा किया हो जो लोगों के सामने अब तक नहीं आया है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, जैसा आपका पहले का सवाल था उसका मैं कुछ जवाब दे दूं कि आखिर साहू जी महाराज ने आरक्षण क्यों दिया। तो आपकी जानकारी के लिए भाई मेघराज सिंह जी, वैसा आप मानवता कि आप सीओ हैं और आप ऐसे महत्वपूर्ण बातों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे महापुरुषों की जो जीवन है, जीवन में जो कार्य हैं, कार्यों के माध्यम से मानवता का जो उपकार है वो पहुंचे। तो आपको हम बताएं कि महाराज अपने राजकाज में वो निरीक्षण किए कि जो दरबार था उसमें कुल 71 लोग थे, उसमें 60 एक जाति ब्राह्मण थे। इसको उन्होंने अवलोकन किया। तो इसी तरीके से वो अपनी सेवा में कुल 52 लोग थे उनके साथ, उसमें 45 एक जाति ब्राह्मण थे, 7 ब्राह्मणेतर लोग थे। तो वो इस असंतुलन को दूर करने के लिए वो अपने राज्य में शूद्र अति शूद्रों को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते थे और दिए। इसका विरोध उस समय के जो सबसे बड़े लोग थे जिनका एक बड़ा नाम रहा, वो लोग जो विरोध किए उसमें न्यायमूर्ति माननीय महादेव राणा जी ने महादेव गोविंद राणा जी ने विरोध किया था, रघुनाथ बंका जी सबनीस ने विरोध किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी विरोधी थे, एमएस प्रांजपे विरोधी थे, नरहरि चिंतामन केलकर विरोधी थे, दादा साहब खापर्डे विरोधी थे, गणपत राव अभयंकर सांगली ये भी विरोधी थे और बाल गंगाधर तिलक जी का नाम भी उनके दिए हुए आरक्षण का विरोध करने में नाम आता है। और यहीं तक की बात नहीं रुका, ये इसके विरोध करने लोग महाराज के दरबार तक पहुंच गए और महाराज जो आरक्षण के बारे में दलील दिए वो बड़ा रोचक है। उनके राज दरबार में जाकर कहा गया कि आप योग्यता के आधार पे लोगों को कार्य दीजिए। तो महाराज इसका जवाब अपने अस्तबल में जाकर दिए। जो गए थे उनके साथ उन्होंने अपने साथ उनको ले गए और वो दिखाए जो घोड़े अस्तबल में थे, घोड़े को महाराज आदेश दिए कि छोड़ दिया जाए और चना एक जगह रख दिया गया। तो जो हिष्ट पुष्ट घोड़े थे दौड़ के आए और चना खाने लगे, खा भी रहे थे और फुफकार के चने को इधर उधर भी फेंक रहे थे। पर जो कमजोर घोड़े थे वो तो चना तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और पहुंचना तो दूर, जो हिष्ट पुष्ट घोड़े थे वो कमजोर घोड़ों को पीछे से 2 लत्ती भी लगा रहे थे। तब महाराज ने ये प्रमाणित किया कि आरक्षण ऐसी व्यवस्था है कि सभी को सभी का हक मिले, कमजोर भी विकास करें और हिष्ट पुष्ट बलवान भी विकास करें। एक बड़ा ये रोचक मामला है। और ये जो समझाने गए थे वो एडवोकेट गणपत राव अभयंकर सांगली से कोल्हापुर गए थे, लगभग 54 किलोमीटर का दूरी ये सफर करके आए थे और वो समझा रहे थे महाराज को। पर महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता से तर्क की क्षमता से जो जवाब दिया वो बड़ा बेमिसाल है। और महाराज गणपत राव अभयंकर को दिखाए कि ये आप देखें, इसीलिए मैं घोड़ों के मुंह में
बंधा हुआ थैला जिसमें चना है, सब आराम से खा रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है जिसमें भारतीय समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जड़ है। आज भारत में आरक्षण को लेकर जो तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, मत भिन्नता है, सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय है भारत में तो वो आरक्षण है। पर आरक्षण को अच्छी तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर इसको पहुंचा दिया गया होता तो आरक्षण आज भारत में विवाद का विषय ही नहीं होता। और साहू जी महाराज को जाने बिना आरक्षण को जानना बहुत कठिन है। साहू जी महाराज के बारे में महामानव, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मणमार के अस्पृश्य महासम्मेलन में कहा था कि साहू जी महाराज, राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती को हम अस्पृश्यों को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, त्योहार की तरह मनाना चाहिए। ऐसे महाराज के बारे में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन समय बीतता गया, पाठ्यक्रम ऐसे हैं कि हमारे महापुरुषों के बारे में जो जानकारी समाज में आनी चाहिए वो जानकारी हम तक आता नहीं है। कई मौके पे ये बात आती है कि भारत में सबसे बड़ा जो घोटाला है वो क्या है, तो सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला है। जिन लोगों ने भारतीय समाज के लिए सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कार्य किए, सबसे ज्यादा योगदान दिए, उनका नाम आज समाज से धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके बारे में कमोबेश जानकारी का अभाव है। तो आपका जो सवाल है आरक्षण के ऊपर, आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज 50% प्रभाव से अपने राज्य में प्रतिनिधित्व, आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व की सभी वर्ग के लोगों को हर कार्य में समान भागीदारी मिले, कोई किसी से पीछे ना रह जाए, और ऐसी उनकी सोच थी। और साहू जी महाराज का और भी बहुत सारे कार्य, जैसे आपने कहा कि साहू जी महाराज का अस्पृश्यों के लिए जो कार्य है वो तो इतना हृदय को छूने वाला बात है कि उसके बारे में अगर समाज के लोगों को पता चले कि वास्तव में अस्पृश्यता का निवारण का सबसे बड़ा कार्य कोई अगर किया भारत में तो कोई और नहीं, लोक राजा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मानी गंगाराम कामले, ये अस्पृश्य जाति महार से संबंधित हैं। ये महाराज ने उस समय जो अस्पृश्य जातियां हैं उनको भी अपने रियासत में काम पे लगाए थे, कोई अस्तबल पे, कोई घुड़सवारी पे, कोई ड्राइवर बन गए थे। तो ऐसे ही गंगाराम कामले ये अस्तबल के घोड़ों का देख रेख करते थे। एक दिन उनको बहुत तेज प्यास लगी तो गंगाराम कामले इधर उधर पानी की तलाश किए, दूर तक नहीं मिला। तो महाराज का जो जल कुंड था वहां जो लोग नियत थे उनसे वो आग्रह किए, अनुनय किए, विनय किए कि मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कुछ पानी दे दिया जाए। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो अपने हाथ से वो जल कुंड से पानी पी लिए। इसका ये परिणाम हुआ कि वहां जो लोग थे वो इतना चिल्लाने लगे और उसको पकड़कर बेदम गंगाराम कामले का पिटाई हुआ, अधमरा लोगों ने कर दिया। उनका ये कहना था कि ये अछूत महाराज के जल कुंड को अपवित्र कर दिया है, और बहुत पिटाई हुई। महाराज राजकीय कार्य से दूसरे गांव गए थे, जब महाराज आए तो उन्हें बताया गया, गंगाराम कामले को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। महाराज उनको देखे और महाराज इस बात से इतने क्रोधित हो गए
कि वो जो गंगाराम कामले की पिटाई पानी पीने के कारण किए थे, उन लोगों को हंटर से खुद कर्मचारी और जो अधिकारी वहां जिन लोगों ने मारा था, उनको महाराज बहुत गुस्से में आकर हंटर से उनकी पिटाई किए। उन्होंने कहा कि गंगाराम कामले भी हम ही जैसे लोग हैं, हमारे ही जैसे इनके भी शरीर में हाड़ मांस है। और ये उनका बड़ा न्यायकारी सोच था। और बाद में गंगाराम कामले को वो समझ गए कि बाद में भी इसे प्रताड़ित करेंगे, तो कार्य से महाराज बाहर किए और उनको कुछ पूंजी देकर एक होटल करवाए, चाय की दुकान लगाए। और बाद में गंगाराम कामले, उन्होंने कहा मैं तो अछूत हूँ, महार हूँ, मेरे हाथ का चाय पानी कौन पिएगा। तो महाराज राजपथ में उनका होटल लगाए, पूंजी दिए, और उसमें महाराज का आना जाना था, तो महाराज वही होटल में रुकते थे और 25 कुल्हड़ चाय का ऑर्डर होता था। पहले महाराज शान से पीते थे, फिर सभी को पीना था। फिर वो चाय का मात्रा बढ़ता गया, 25 से 50 हो गया, 100 हो गए, ऐसे वो बढ़ता गया। और इस तरीके से अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत करने का एक महान कार्य राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा अपने रियासत में किया गया, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा। जी धन्यवाद। जी जी मैं ये बातें बहुत सारी हैं उनके बारे में पूछने के लिए, आने वाले वक्त में हम फिर किसी टॉपिक बात करें, लेकिन मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। उनकी जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो उन्होंने काम, मतलब जैसे काम किए हैं उन्होंने, क्या बहुजन समाज उनकी जैसे उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहा है? अगर चल रहा नहीं रहा तो क्या कारण है इसके पीछे? अगर बहुजन समाज उससे कुछ शिक्षा लेकर के उस बात से कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं? उनके अगर उनके मतलब जो काम किए उन्होंने, अगर उनको हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसका मतलब हमारा जीना बेकार की बात है। हम तो मेरे उनके सिर्फ नाम ही ले सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, माला चढ़ा सकते हैं। अभी देखा होगा बहुत सारे जो है ना हर साल माला चढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी बात जो उन्होंने बोली है उनको ना जीवन में धारण करते हैं, ना उनकी बात पर चलते हैं। तो इसका पीछे क्या कारण है? तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे लाइफ में जो उनकी बातें हैं? तो ये मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें हैं उनकी जुड़ी हुई उनके जीवन से, तो बातें आने वाले वक्त में करेंगे। लेकिन आज ये मैं चाहता हूँ कि उनकी जो बताए हुए हैं रास्ते, क्या बहुजन समाज चल रहा है? जो नहीं चल रहा है तो कैसे चलेगा? जी राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के किए कार्यों के बारे में भारत के बहुसंख्य लोगों को जानकारी नहीं होना एक बड़ा कारण है। और समाज में छत्रपति साहू जी महाराज के जो कार्य हैं, वो अपराधियों से भारत का पहला बांध बनवा दिए, वो एक तीसरी पास आदमी को वकील बना दिए, और बाद में जो उच्च अधिकारी बार बार पत्र व्यवहार करते थे महाराज से कि ये बिल्कुल ही अकर्मण है, इसको कोई काम नहीं आता है, तो बाद में पहले ध्यान नहीं दिए, 2-3 पत्र का महाराज बाद में पत्र उन्होंने लिखा कि आप सबसे काबिल हैं, और अगर आप काबिल हैं तो इसको आप 15 दिन में काबिल बनाएं, अन्यथा आपको सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। तो तुरंत चिट्ठी आया कि नहीं, आपने जिनको काम पे लगाया है वो बहुत काबिल है। ऐसे कारनामे उन्होंने किए हैं साहू जी महाराज, जिसका चर्चा होना चाहिए। उनके कार्यों के ऊपर चारों तरफ कार्यशाला लगाना चाहिए। और महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब मनमाड़ का अस्पृश्य जो महासम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था, महाराज एक साथ एक पंगत में भोजन के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किए, तो बाबा साहब को सबसे पहले जरी की पगड़ी, जो शान का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, महाराज अपने हाथों से भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिर पे रखे। और तब बाबा साहब ने उस सम्मान को हमेशा मैं जीवन भर ध्यान रखूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। और बाद में बाबा साहब ने अपने लोगों से खुले मंच से कहा कि हमें राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। बाबा साहब जैसे युग पुरुष अगर बात बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि साहू जी महाराज के कार्यों में कितनी गहराई है। वो ऐसे समय पे बाबा साहब और साहू जी महाराज का जो बात है कि 1921
तक में साहू जी महाराज बाबा साहब को सभा में उनका हाथ उठाकर कहा कि अब इस देश में शूद्र अति शूद्रों का नेतृत्व करने वाला एक योग्य युवक अब सामने आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आगे चलकर सिर्फ अस्पृश्यों का नहीं, अछूतों का नहीं, बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा साहू जी महाराज ने भरी सभा में कहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक राजा उस समय मानवता के लिए कितना संघर्षरत थे, और वो अस्पृश्यों के लिए ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी विद्यालय खोले। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा, उन्होंने पूरा अध्ययन किया अपने राज्य में कि मुसलमानों में शिक्षा की क्या स्थिति है, तो पता चला कि ये शिक्षा से भी बहुत दूर हैं। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की, 25,000 वर्ग फुट जमीन उन्होंने दिया, 5,500 रुपए छात्रावास बनाने के लिए दिया, विद्यालय के लिए पैसा दिया। साहू जी महाराज का कार्य को बहुत कम समय में पूरी तरीके से कहना बहुत कठिन है, फिर भी आपने ये कार्यशाला रखा, ये विचार रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल फिर वहीं अटक गया, अगर मैं उनकी जो कारनामे हैं उनको हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लेकर आएंगे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मेरा सवाल ये था कि क्या उनकी जो मेरे ख्याल बहुजन समाज के लोग कोई भी उनकी बात को हर बार विचार करते हैं, चलते हैं, लेकिन बात को मानते नहीं है, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेकर आए, ये थोड़ा इसका मेरा सवाल, इसका जवाब दीजिए। जी जी, साहू जी महाराज की किए कार्यों का सर्वप्रथम तो व्यापक प्रचार प्रसार हो। साहू जी महाराज के जो जीवन है, उनके 28 साल का जो राजकाज है, उसके बारे में बहुसंख्य भारतीयों को पता नहीं। जब कोई बात हमें पता ही नहीं तो उसको अमल में लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और भारत में आपका बहुत बड़ा एक सवाल है कि कैसे उसको आत्मसात किया जाए, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, समाज को उससे जोड़ा जाए। तो मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहता हूं कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ाया जाए, उनके किए कार्यों को बताया जाए। उन्होंने उस समय अस्पृश्यों के लिए जब इतना ज्यादा छुआछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण चारों तरफ हाहाकार मचा था, ऐसे समय में भारत में अस्पृश्यों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर चले, अस्पृश्यों को अपने सीने से लगाए। इसके बात को समाज को बताया जाए। शायद समाज के बहुसंख्य लोग इससे अनभिज्ञ हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आज वो इतने बड़े कार्य कर पाए, उसके पीछे, उसके पृष्ठभूमि में महात्मा ज्योतिराव फुले जी हैं, उसके पृष्ठभूमि में लोक राजा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं, और अंततः महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पूरे देश के हर एक लोगों के कल्याण के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना पाए। तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ता है। इन बातों को समाज में लेकर जाएं, आने वाले पीढ़ी को अच्छी तरीके से इसकी जानकारी हो सके। तो मैं इस मौके पे यही कहना चाहता हूं, जैसा कि आपका सवाल है कि साहू जी महाराज के कार्यों को कैसे हम अमल करें, तो अमल करने का तो तरीका वही है कि समाज में जितना ज्यादा किताब, साहित्य, पिक्चर, सीरियल ऐसे बनाकर साहू जी महाराज का जो मानवता को पालन पोषण करने वाला, मानवता के पक्ष में पूरा जीवन न्यौछावर करने वाला जो जीवन है, उसको अमल में लाया जाए। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जब बाबा साहब लंदन से पढ़कर आए तो राजर्षि छत्रपति साहू जी मुंबई में जहां बाबा साहब रहते थे, वो ढूंढते ढूंढते रिक्शे में बैठकर चले गए और सुबह सुबह आवाज लगाने लगे, अंबेडकर अंबेडकर। ऊपरी मंजिल में बाबा साहब रहते थे। वो जब झांक कर देखे
तो साक्षात राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं, और तुरंत वो अपना कुर्ता पैजामा पहनकर नीचे आए और राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब को गले लगाए, उनके पीठ को थपथपाए और उन्हें बहुत सारा बधाई दिए। ये सब बात कम व बेश समाज को जो अभी तक पहुंचना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को पहुंचना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब को पहुंचना चाहिए, ओबीसी को पहुंचना चाहिए, इसके लिए आप जैसा परिश्रम करते हैं, सच्चाई को देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही और अनेक साधनों की आवश्यकता है। जी, हर एक इंसान चाहता है कि अच्छा काम कोई और करे, मैं ना करूं। बहुजन समाज खास करके इसमें यहाँ पर अटका है कि मैं क्यों उसको काम करूं दूसरे घर में। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ साहू जी महाराज के जन्मदिन पर, अगर मर्द के बच्चे होंगे तो जिंदे लोग होंगे बहुजन समाज के, हम ये प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करेंगे। प्लेटफॉर्म हमारा खुला मंच है, तो आए और जितने भी महापुरुष हैं बहुजन समाज के, सबकी जीवन गाथाएं, जीवन की हिस्ट्री लेकर आए, बोले, कुछ उनके बारे में सुनाए, तो हम उसको चलाएंगे, वर्ल्ड के अंदर लेकर जाएंगे। तो अगर हिम्मत है तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर जिंदे होंगे लोग तो इससे जरूर जुड़ेंगे, अगर मरे हुए हैं तो फिर नहीं जुड़ेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिंदे हैं तो कम से कम अपने महापुरुषों की बातों रखे सामने, उनकी जो बातें हैं उनको जीवन में अपना करके, उनकी जो उनका परोपकार है उसको करके दिखाए, तभी उनके जन्मदिन को मनाएगा या उनकी जयंती मनाएगी, तभी सफल होगी। नहीं तो ये हर साल फूल चढ़ा चले जाते हैं और फिर एक साल बाद फिर आते हैं, फिर फूल चढ़ा देते हैं। तो इतना ये मतलब कोई महाराज उनसे कुछ नहीं होंगे, वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, बाहर भी है, सब जगह है। क्योंकि कोई भी आदमी मरता तब है जब आदमी इंसान अच्छे काम नहीं करता, जिंदा मरेगा समान है। जब अच्छे काम करके रहते हैं वो जिंदे रहते हैं। तो मैं उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि कोई ना कोई बहुजन समाज का जिंदे इंसान, खास करके साहू जी को कह रहा हूँ मैं, संतोष साहू जी, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप कई बार वादे किया आपने लेकिन आप उसको पूरा नहीं उतर पा रहे, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात को आप इसको चालू करेंगे, महापुरुषों के जीवन को इसको आप निरंतर जारी रखेंगे। तो सबको वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से दोबारा फिर साहू जी महाराज के जन्मदिन की लाख बधाई। और साहू जी, संतोष साहू जी, आप हमारे साथ में जुड़े वॉइस ऑफ मानवता पर, आपका विशेष धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।